हेलो फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको सब निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यह हो गया। एल्केन में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वह क्या होता है? CnH2n+2। इसको क्या है, याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा जो होता है वो होता है एल्कीन होता है। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इसको भी हम लोगों को याद रखना है। और तीसरा होता है एल्काइन। इसमें क्या होता है? CnH2n, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में माइनस होता है। तो ये हो गया एल्काइन ग्रुप। जो एल्केन होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं और जो एल्कीन होता है उससे थोड़े अधिक क्रियाशील होता है, और जो एल्काइन होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। और यहाँ पे जो एल्केन होता है इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल्केन। एल्केन का ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर हम लोग n=1 लेना चाहें तो n=1 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 2 × 1+2 CH4 बनेगा। और वैसे ही अगर मैं n की जगह में 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 ले ली तो 2 × 2+2 तो H6 हो गया। और उसी तरीके से n को मैं अगर 3 ले ली तो C3, और 3 × 2 6 + 2 8 3 C3H8 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, दो हाइड्रोकार्बनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पूछता है। तो इसमें जो होता है CH4, इसके जस्ट बाद वाला C2H6 है, इसको लेना है। ये नहीं ले लिए कि फर्स्ट वाले ले लिए और थर्ड वाला ले लिए, नहीं लेना है, दो अल्टरनेट को ही लेना है। तो CH4 और C2H6 का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, C2 में C1 जो है कार्बन उसको माइनस कर दिए तो C आया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो CH2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, CH2। उसी तरीके से मैं अगर फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ली थी, उसी तरीके से मैं सेकेंड और थर्ड का भी डिफरेंस ले सकती हूँ इन दोनों का। तो दो हाइड्रोकार्बनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है कार्बन और यहाँ पर 2 है तो 1 हो गया। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से भी CH2 आ गया और यहाँ से भी CH2 आ गया। तो दो हाइड्रोकार्बन के बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, CH2। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें भी क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, इस एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर हम लोग यहाँ पर देखें n=1 रखें तो क्या होगा, CH2 होगा। n=2 रखें क्या होगा, C2H4 होगा। उसी तरीके से ये देखिए 3 रखूँ मैं तो C3 और 3 का डबल 6। इसमें भी दो हाइड्रोकार्बन के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो क्या हो गया, एक ही कार्बन आएगा। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, CH2। तो यहाँ से भी देखिए CH2 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो भी फार्मूला है वो हम लोग बना सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तीनों ही हमें याद रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो बनता है दो हाइड्रोकार्बन के बीच की दूरी, तो वो कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है। तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है, दो हाइड्रोकार्बनों के बीच का डिफरेंस, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ ऐसे तत्व जिनका नाम जो है पीरियोडिक टेबल में उनके लैटिन नाम के आधार पर रखा गया है। तो कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में इन तत्वों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिनका नाम उनके लैटिन नाम के आधार पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है सोडियम। अब सोडियम को अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, सोडियम इस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये S से हो रहा है, लेकिन
यहाँ पर जो इसका प्रतीक है वो क्या है, Na है। तो इसको क्या है, लैटिन नाम से लिया गया है। इसको लैटिन नाम में सोडियम को क्या बोला जाता है, नेट्रियम। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग जो प्रतीक है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दूसरा तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम को देखिए स्पेलिंग क्या है इसका, यह है स्पेलिंग, पी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, के से रखा गया है, के रखा गया है। पी से होना चाहिए था, लेकिन इसको इंग्लिश में कैलियम बोला जाता है, इसलिए इसका जो प्रतीक है उसको के से रखा गया है। जो तीसरा तत्व है वह देखिए लिखा है लोहा। लोहा को हम लोग आयरन पढ़ते हैं, तो आयरन से तो बेसिकली आई रखना चाहिए था इसका प्रतीक, लेकिन यहाँ पर इसको फेरम बोला जाता है लैटिन में, तो इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया उसको Fe रखा गया है। जैसे कॉपर, कॉपर का स्पेलिंग जो होता है COPPER लिखते हैं, तो इसके आधार पर इसका CO होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है Cu, क्योंकि देखिए क्यूप्रम बोला जाता है लैटिन में कॉपर को, इसलिए Cu रखा गया है। उसी तरीके से चांदी को बोला जाता है सिल्वर, तो सिल्वर इसके आधार पर ऐसा ही होना चाहिए था इसका प्रतीक, लेकिन इसको अर्जेंटिनम बोला जाता है लैटिन में, इसलिए Ag रखा गया है इसका नाम, इसका प्रतीक जो है वो Ag रखा गया है। ठीक है, अब दूसरा होता है सोना। सोना को गोल्ड बोला जाता है, तो इसका प्रतीक जो है वो Ag होना चाहिए था, लेकिन इसको ऑरम बोला जाता है लैटिन में, इसलिए इसका प्रतीक जो है वो है क्या है, Au है। उसी तरीके से देखिए पारा, पारा को इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, लेकिन जो इसका प्रतीक है वह क्या है, Hg है, क्योंकि इसको लैटिन में क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिरम बोला जाता है। अब देखिए यह है लेड, तो लेड को क्या बोला जाता है, एल से लेड ही बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसमें देखिए इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, प्लम्बम नाम है, इसलिए इसको Pb जो है वो रखा गया है इसका प्रतीक। अब टीन को देखिए, टीन को हम लोग इंग्लिश में टीन ही बोलते हैं, और लेकिन इसको क्या है लैटिन नाम में स्टैनम बोला जाता है, इसलिए जो इसका प्रतीक रखा गया है वो क्या रखा गया है, Sn रखा गया है। तो इतने तत्व हैं, इनको आप लोग एक दो बार रीड कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में जानेंगे। इन उपकरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे एमीटर, वोल्टमीटर को हम लोग गैल्वेनोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर से क्या किया जाता है, परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने में काम आता है। जैसे कोई परिपथ है, जैसे मेरा एक पॉइंट हो गया ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी उपकरण लगी हुई है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, करंट को मापता है, तो इसको ए से डिनोट कर देते हैं। इस तरीके से एक परिपथ है, तो क्या किया जाता है, इसमें परिपथ में करंट को मापने के लिए एमीटर लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है, इसका प्रतिरोध अल्प होता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तीसरा पॉइंट दिया है, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि सीरीज में लगाया जाता है। देखिए हमने भी इसमें सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में मतलब एक ही लाइन में लगा दिया है। तो ये होता है एमीटर के बारे में। अब दूसरा पॉइंट है वोल्टमीटर। यह परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करता है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। विभव किसको बोला जाता है, वोल्टेज को बोला जाता है, जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका प्रतिरोध जो होता है वह अधिक होता है, और यह प्रतिरोधक तार के समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम मतलब कि पैरेलल। जैसे यहाँ से मैं एक इसमें पैरेलल में लगा दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, विभवांतर वोल्टमीटर, तो V से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हो गया। तो ये जो है गया एक परिपथ कंप्लीट हो गया, जिसमें करंट जो है वो सीरीज में लगा हुआ है और वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में लगा हुआ है, जिससे हम लोग वोल्टेज को मापते हैं और एमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं।
तो ये चीज़ हो गया। अब विभवांतर यहाँ पर लिखा है, मतलब दो विभव के बीच के अंतर, जैसे ये एक पॉइंट हो गया एक और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, तो इन दोनों के बीच के वोल्टेज को माप रहा है, वोल्टेज के डिफरेंस को माप रहा है, तो इसलिए इसको विभवांतर भी बोला जाता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए एक पॉइंट होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिससे क्या मापते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इससे बहुत ही कम मात्रा में अगर करंट को मापना है तो गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, अल्प मात्रा में करंट को मापना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास कोई एमीटर है, अगर एमीटर को मेरे को गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, एक शंट लेंगे और उस शंट को क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा देंगे। जैसे कोई मेरा ये गैल्वेनोमीटर है जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसमें एक शंट मतलब रेजिस्टेंस ही होता है। इसको मैं अगर पैरेलल में लगा दूं इस गैल्वेनोमीटर के, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा अमीटर बन जाएगा। ठीक, अब दूसरा चीज़ होता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को अगर गैल्वेनोमीटर में, अब देखिए ये है एक गैल्वेनोमीटर, अगर मैं वोल्ट मीटर को यहाँ पर सीरीज में लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मेरे को शंट लगाना पड़ेगा। तो सीरीज में अगर शंट लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के शंट को पैरेलल में लगाएं तो एमीटर बनेगा और शंट को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर बनेगा। अब देखिए पिछले हमने क्या पढ़ा था कि देखिए एमीटर को परिपथ में किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए दोनों को याद रखना है। अब देखिए एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाएंगे और वोल्ट मीटर लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट लगाएंगे। अब देखिए जैसे कि एक परिपथ है, यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है कि इसकी जो होती है वो रेजिस्टेंस क्या होगी इस पूरे परिपथ की। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर वैल्यू दिया है 2, और ये दोनों क्या में लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, मतलब सीरीज़ में लगे हुए हैं। और जब सीरीज़ में लगे होते हैं तो इसको ऐड कर दिया जाता है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। और उसी तरीके से नीचे में भी देखिए यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये दोनों भी सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इसको भी ऐड कर देंगे और ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ कर उस दोनों को मैं 2 को ऐड कर दूँगी तो क्या होगा, 4 होगा। अब उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये 4 और ये 4 दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो 1/r इक्विवेलेंट हम लोग कैसे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 प्लस 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2/4, 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट की इस पूरे सर्किट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखिए ये वैल्यू है 2 और ये 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही लाइन में लगी हुई है। तो जैसे कि अब देखिए इसको मैं ऐड कर लेती हूँ, ये हो गया 5 और ये मेरा नीचे में कितना वैल्यू है, 2। अब ये इसको पैरेलल में ऐड कर देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में ऐड हो, पैरेलल ही सॉल्व करेंगे। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 5, यहाँ पर 1/r होगा, 1/r कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7/10। तो इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 10/7 और इसको ओम से डिनोट करते हैं तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें विद्युत फ्यूज की,
फ्यूज की बात करें तो फ्यूज क्या होता है, इसको फ्यूज विद्युत का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी मेरा परिपथ है, वहाँ पर अगर करंट बहुत ज़्यादा हो गई तो फ्यूज तार लगा रहेगा, तो क्या करेगा, उस परिपथ की सुरक्षा करेगा। जैसे हम लोगों के घर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्यूज जो है हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हैं, टीवी, फ्रिज, बल्ब, तो इन सब की रक्षा करेगा। तो विद्युत परिपथ पहले जो होता है वो इसमें इफेक्ट होगा। तो यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका गलनांक जो है वो कम होता है। तो इसके बारे में एग्जाम में 2 बातें पूछी जाती है कि जो विद्युत परिपथ क्या होता है, हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उसकी रक्षा के लिए होता है, और यह परिपथ में किस क्रम में लगा होता है, सीरीज में लगा हुआ होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इसका गलनांक जो है वो कम होता है, या गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों बातें याद रखना है कि परिपथ में सीरीज क्रम में लगी होती है और ये गलनांक जो है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे कि देखिए, यह है आज हमारे पास बेंजीन की संरचना। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से भी इसका डायग्राम बनाया जाता है, और ये जो है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, यह भी दे देगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उससे से हम लोग को फाइंड करना रहेगा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। अब इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 कार्बन रहेंगे और 6 हाइड्रोजन रहेगा इसमें। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं बेंजीन की जो संरचना होती है उसमें। तो यह भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम बनता है इसका, क्या होता है, 6 कार्बन जो होते हैं उसमें 3 कार्बन जो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है 3, और 3 जो होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि कोई भी सिंगल बॉन्ड होती है तो वहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है इस तरीके से, वहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब उसी तरीके से मान लो कहीं पर 3 बंद रहता इस तरीके से, तो क्या होता, वहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते और एक पाई बॉन्ड बनता। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई को काउंट किया जाता है। तो इसमें अगर हम लोगों को बेंजीन में पूछता है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं करके, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, एक एक पाई बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और जैसे यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड रहता है, और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो एक पाई बनेगा और एक क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी एक पाई बनेगा और एक सिग्मा बनेगा। यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बनेगा, तो यहाँ भी सिग्मा बना दिए। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन से किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सभी में एक एक हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखिए इसको काउंट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं, कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, 12 बन गए। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड को जो है वो डिनोट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीख लिया। और जो दूसरा जो फॉर्मूला इसका याद रख सकते हैं हम लोग, क्या याद रख सकते हैं, C6H6 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है,
हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विलयन का रंग जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है और जो भी हमारे पास सूचक होते हैं जिनके आधार पर कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 3 सूचक होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोप्थेलिन। तो इसको कैसे पहचान करेंगे कि हमारा विलयन जो है वह अम्लीय है या क्षारीय है, तो उसके कलर जो दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो लिटमस का उपयोग होता है। तो लिटमस क्या करता है, अगर विलयन अम्लीय है तो क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। और अगर विलयन क्षार होता है तो क्या करता है, लाल लिटमस जो है वो नीला दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर विलयन अम्लीय है तो लिटमस का कलर क्या दिखाई देगा, हमको लाल कलर का दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर विलयन हमारा क्षारीय है तो लिटमस पेपर का जो कलर दिखाई देगा वह क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और यदि हमारा जो विलयन है वो ना तो अम्लीय है और न क्षारीय है, उदासीन विलयन है, तो उस कंडीशन में क्या दिखाई देगा, बैंगनी कलर का दिखाई देगा। ठीक, इसके बारे में बात हो गई। अब देखिए, जो दूसरा है हमारा सूचक जो है वह है मिथाइल ऑरेंज। अब जैसे कि मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग देखें तो क्या करता है, यह अम्लीय विलयन के बारे में हम लोग से देखें कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है अम्लीय माध्यम में, तो यह क्या होता है, गुलाबी यानी कि पिंक कलर की हो जाती है, पिंक कलर की हो गई। अब दूसरी जो होती है वह क्षारीय माध्यम में क्या दिखाई देता है, येलो कलर में दिखाई देता है। तो इस बात को याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह अम्लीय माध्यम में कलर दिखाई देगा पिंक कलर का, और अगर क्षारीय माध्यम में हुआ तो वो येलो दिखाई देगा। और अगर उदासीन हो गई तो देखिए, ऑरेंज को ही नारंगी बोला जाता है, तो ये नारंगी कलर की दिखाई देगी, किसमें, उदासीन विलयन में। अब देखिए, लास्ट में हमारे पास एक सूचक है फिनोप्थेलिन का। तो फिनोप्थेलिन क्या होता है, अगर वह विलयन अम्लीय है और फिनोप्थेलिन को अगर हम लोग उस विलयन में डुबाएंगे तो उसमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, वह क्या होगा, रंगहीन रहेगा। और उसी तरीके से यदि उसको मैं ऐसा विलयन में डुबाऊं जो क्षारीय है तो फिनोप्थेलिन का कलर क्या आएगा, पिंक कलर का आएगा, गुलाबी कलर दिखाई देने लगेगा। और उसी तरीके से अगर ये उदासीन विलयन में भी जाएगा तो क्या होगा, वहाँ भी रंगहीन होगा। मतलब फिनोप्थेलिन के बारे में क्या होगा, वह क्षारीय विलयन में ही अपना कलर दिखाई देगा, बाकी जब अम्लीय और उदासीन होगा तो वह कोई भी कलर जो है वो शो नहीं करेगा। और क्षारीय माध्यम में भी वह कलर कौन सा शो करेगा, पिंक कलर की शो करेगी। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वह अम्लीय विलयन में पिंक कलर शो होगा और क्षारीय विलयन जो रहेगा उसमें येलो कलर शो होगा, और जो भी उसका उदासीन विलयन रहेगा वह उसमें ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। और लिटमस पेपर क्या रहेगा, अम्लीय माध्यम में लाल कलर का दिखाई देगा, क्षारीय माध्यम में नीले रंग का दिखाई देगा, और जब उदासीन रहेगा तो वह बैंगनी कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें जो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वह क्या रहेगा, तो हम लोग आंसर कर देंगे कि वह क्या रहेगा, पिंक कलर का रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मिथाइल ऑरेंज है और अगर उसको हम लोग क्षारीय विलयन में डुबाएंगे तो फिनोप्थेलिन का कलर क्या, कौन सा कलर का दिखाई देगा, तो हम लोग वहाँ आंसर कर देंगे कि पिंक कलर का दिखाई देगा। अब वही बोल देगा कि लिटमस पेपर को हम लोग ऐसे विलयन में डुबाते हैं जो उदासीन है, तो लिटमस पेपर का कलर क्या दिखाई देगा, तो हम लोग आंसर कर देंगे बैंगनी कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। कोई भी यौगिक होता है उसका आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं अमोनिया। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, NH3। ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, जिसमें नाइट्रोजन के देखिए, अमोनिया के एक परमाणु नाइट्रोजन का है। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन में यहाँ पर नीचे में कितना लिखा है, कुछ नहीं है, तो 1 है, एक परमाणु हो गया।
और हाइड्रोजन का यहाँ पर कितने हैं, 3 परमाणु हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 3 लिखा है। तो ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालने का क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान किससे ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान इंटू 3, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, इसलिए उसके द्रव्यमान को 3 से इंटू करेंगे। और नाइट्रोजन के पास एक ही परमाणु था तो उसके द्रव्यमान को 1 से इंटू करेंगे। फिर उन दोनों को आपस में जो है ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना होता है, 14 होता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। अब देखिए इसका अमोनिया का हम लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को, उसमें कितने परमाणु थे, 3 थे, तो 3 को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकल गया। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, इसका फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम लोगों को इसका आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और इसमें कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2 परमाणु हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, प्लस करेंगे, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है, और इसके कितने परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कुछ लिखा नहीं है, मतलब एक ही परमाणु है, तो इसको 1 से इंटू करेंगे। तो उसके बाद देखिए 3 + 16, इसका कितना आ गया, 19। तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, किसका, वाटर का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आणविक द्रव्यमान जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे इस तरीके से क्या हो दिया रहेगा, इक्वेशन दे दिया रहेगा, फिर इसको आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग को पूछ देगा कि इसमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, या फिर कोई ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से बोल देगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। तो इसको आज हम लोग समझ लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यही वाला इक्वेशन देख लेते हैं। क्या दिया है इक्वेशन, कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए इसमें क्या किया, ये जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो क्या हो गया, ZnSO4 बन गया, और कॉपर जो है यहाँ से अलग हो गया। तो इसमें विस्थापन कितने बार हुआ, एक बार हुआ, यानी कि Zn एक बार यहाँ पर उठकर चला गया और कॉपर यहाँ पर आ गया, तो एक बार इसमें क्या हो गया, विस्थापन हो गया। देखिए इन अभिक्रिया में Zn अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, है ना। अब दूसरा देखिए इक्वेशन है, इसमें क्या हो गया, अब देखिए ये जो आयरन है, ये देखिए आयरन, इसका लैटिन नाम है Fe, ठीक। तो ये क्या हो किया, आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट यहाँ पर बन गया, और कॉपर जो है उसको विस्थापित कर दिया इसमें। तो इसमें विस्थापन की अभिक्रिया कितनी बार हुई, एक बार हुई, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया एक बार हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इन अभिक्रियाओं में नए उत्पादों को निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए कैसे 2 अभिकारकों के बीच हो गया, जैसे पहला एग्जाम्पल ये है Na2SO4 BaCl2। अब क्या हो गया, देखिए क्या होगा इसमें, ये Na2 जो है वो क्या हो जाएगा, उठ के Cl2 के पास चला जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, क्या करेगा,
Na2Ba को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया NaCl के पास, तो इसको अभिक्रिया को हम लोगों बैलेंस कर लेंगे, 2NaCl बन गया क्योंकि Na2 है और Cl2 है। अब क्या करेगा, Ba जो होगा ये सल्फेट के पास आ जाएगा, तो बेरिलियम सल्फेट बन गया। मतलब दो बार हुआ, एक बार Na यहाँ पर उठकर आया और Ba एक बार सल्फेट के पास गया, तो मतलब दो बार यह अभिक्रिया हुई, दो बार विस्थापन हुआ, तो इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले इसको। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, अब ये Ag क्या करेगा, Cl के पास चला जाएगा, तो ये बन गया। अब सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब ये सोडियम क्या करेगा, उठकर यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रेट के पास, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस प्रकार देखिए दो बार दो तत्व जो है उठकर गए। Ag एक बार यहाँ पर उठकर चला गया और एक अभिक्रिया बनाया, सोडियम क्या किया है, नाइट्रेट के पास आ गया तो अभिक्रिया कर लिया, तो ये इसमें दो बार विस्थापन हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक ही बार Zn इसको ही विस्थापित कर रहा था, कॉपर तो किसी के साथ गया नहीं, वो सिर्फ अलग हो गया, तो एक बार विस्थापन हुआ, तो इसमें विस्थापन की अभिक्रिया जो हुई वो एक बार हुई। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इनसे भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।